करें हनुमान बेनीवाल की, तो वो भी इस मुद्दे को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। इसके बारे में जो जो लोग जानते होंगे इसके बारे में ज़्यादा, वो लोग उसका जवाब दे पाएंगे। मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि पार्टी के कुछ जो छात्र नेता कहें, वो लोग भी ओएमआर शीट का और चतुर्श्रेणी का घोटाला लेकर काफ़ी ज़्यादा धरना प्रदर्शन भी हाल ही में हुआ था। तो जब तक आप कोई आप मसालेदार चीज़ नहीं बोलोगे, आपको कौन देखेगा, कौन पूछेगा, कौन बात करेगा? अपन प्रजातंत्र में हर एक को अपना अधिकार है बोलने का। नहीं, मुझे नहीं लगता कि लोग मुझे कोई चूज़ कर रहे हैं या भड़ास निकाल रहे हैं या टारगेट कर रहे हैं। तो अभी हमारा प्रयास होगा, जो परीक्षा हमने कराई है अभी L1 L2 की टीचर्स की, उनकी सभी की ओएमआर शीट को हम पब्लिक डोमेन में रखें। ये बात ज़रूर कही है कि हमको कुछ जगह से मुझे सूचना मिली है कि उनको अपनी क्वेश्चन बुकलेट या ओएमआर शीट को उन्होंने जल्दी दे दिया। कैंडिडेट्स फर्जी डिग्री, फर्जी सर्टिफिकेट बाद में प्रोड्यूस ना करें, इसलिए पहले से ही उनको हम ये पाबंद कर रहे हैं कि वो अपने डिग्रीज़ को अपलोड करें। चूँकि ये प्रक्रिया नई है, तो थोड़ी बहुत टेक्निकल ग्लिचेस इसमें आए हैं और ख़ासकर कुछ कैंडिडेट्स को ये परेशानी उठानी पड़ी है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमने इसके लिए एक हेल्प डॉक्यूमेंट दिया हुआ है। चतुर्श्रेणी एग्ज़ाम, ओएमआर शीट घोटाला, शीट्स को श्रेड क्यों कर रहे हैं, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या वाकई ट्रांसपेरेंसी है? ऐसे बहुत सारे सवाल अभ्यर्थियों के मन में चल रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार अभ्यर्थियों का आक्रोश दिखाई दे रहा है। सर बखूबी सभी ट्वीट्स के जवाब जितना जल्दी हो सके देने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सवाल हैं जो शायद आपके और मेरे मन में हैं। हाल ही में कई इंटरव्यूज़ में आपने कई सारी चीज़ें देखी होंगी, कई जवाब सर ने दिए हैं, लेकिन आज इस इंटरव्यू में जो खास चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि अभ्यर्थियों के मन में जो चीज़ें चल रही हैं उसका जवाब हम सर से लेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मेरे साथ इस वक्त राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज सर हैं। सर आपका स्वागत है द फैक्ट इंडिया पे। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद सर। सर देखिए, सबसे पहले हम हाल ही के टॉपिक से शुरुआत करते हैं कि बच्चों को बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं और सबसे पहला सवाल उनके मन में ये आ रहा है कि जब घोटाला 2018 में हो सकता है तो 2025 में नहीं हुआ, इसका क्या श्योरिटी आप दे सकते हैं? देखिए, एक्चुअली कभी भी कुछ अपन डिसाइड करें या निर्णय लें या सोचें कि क्यों हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, उसके लिए कुछ फैक्ट्स जानना ज़रूरी है। जो ये घोटाला हुआ 2019 में हुआ था, 3 भर्ती परीक्षाएं थी, 2018 वाली, 2019 फरवरी और मार्च में हुई थी, उनमें घोटाला हुआ था। और इस घोटाले के अंदर जो सिविलियन एजेंसी थी वो चेंज कर दी गई थी, वो भी ब्लैकलिस्ट हो गई थी। उसके बाद एक और एजेंसी थी जो कि आउटसोर्स एजेंसी थी, जो कि स्कैनिंग में इन्वॉल्व थी, वो भी चेंज हो गई थी। और फिर मैंने भी एक नई आउटसोर्स एजेंसी ले ली थी, जो कि बहुत ही अच्छी रेपुटेशन है और मुझे कॉन्फिडेंस है कि वो काम नहीं करेंगे। और इसके जो मुख्य जो इसके अंदर जो जिनकी भूमिका होती है इस काम को करने में, वो उस आउटसोर्स एजेंसी की होती है। और जब वही चेंज हो जाएगी तो फिर इसलिए इतना आसान नहीं होता, चाहे उसमें कुछ कर्मी पुराने रहे हों, उनके हाथ में ये कंट्रोल नहीं होता है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहूँगा कि वो बिल्कुल बेफिक्र रहें, क्योंकि जो हमने एजेंसी लगा रखी है उसका मुझे पूरा भरोसा है। और जो माथुर साहब थे, जो कि अभी भी हमारे साथ में थे कर्मचारी चयन बोर्ड में काफ़ी समय तक, उनका इसमें कोई दखल नहीं था। गंगवाल साहब थे, वो तो मेरे आने से पहले जा चुके थे। तो इसलिए सब कुछ बदली हुई परिस्थितियाँ हैं और उसकी वजह से ऐसी संभावना नहीं है। बाकी हमारे बहुत मॉनिटर्स होते हैं, चेक्स होते हैं, हमारे CCTV कैमरे लगे होते हैं, मैं खुद चेक करता हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि और कोई इस तरह का गड़बड़ नहीं हुआ है। और सभी जो युवा हैं वो बिल्कुल आराम से निर्भीक तौर पर तैयारी करते रहें और एग्ज़ाम देते रहें। बिल्कुल सर, ओएमआर शीट से रिलेटेड भी एक चीज़ सामने आ रही है, जैसा कि आपने भी ट्वीट किया था कि स्पेस मैनेजमेंट के चलते शीट्स को ग्रेड किया जाता है, जिससे कि बाद में जो मेनली काम की शीट्स हैं उन्हें ही रखा जाए, बाकी की जो वेस्टेज शीट्स हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। और आपने कहा भी कि हम प्रयास करेंगे इन्हें डिजिटलाइज करें ताकि बच्चे देख सकें इन शीट्स को। और जो बच्चों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि 10,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी ऐसे हैं जो डमी कैंडिडेट्स के साथ आए थे या शीट्स में घोटाला हुआ है, आपने सभी का बखूबी जवाब दिया। लेकिन ट्रांसपेरेंसी, जैसा भी आपने कहा कि कैमरास लगे हैं, आप खुद मॉनिटर करते हैं, एनालाइज करते हैं, और शीट्स को लेकर भी आपने कहा, लेकिन बच्चे यानी अभ्यर्थी, इनका लगातार गुस्सा दिख रहा है कि भाई
OMR शीट्स की जो डिकम्पोज किया जा रहा है या उन्हें डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया जा रहा है, वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो एक बहुत ही मेनली प्रूफ है। और अगर आप डिजिटलाइज करके अवेलेबल भी करवाते हैं अभ्यर्थियों को ताकि वो देख सके, तो उसमें तो आजकल फोटोशॉप करके छोटा छोटा बच्चा एडिट कर लेता है, तो आप तो फिर भी इतनी बड़ी मैनेजमेंट टीम लेकर बैठे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आप आक्रोश की बात कर रहे हैं, ये आक्रोश सिर्फ कुछ लोगों का है जो कि सोशल मीडिया पर है। अदरवाइज़ जो एक आम जनता है उसको काफ़ी विश्वास है कर्मचारी चयन बोर्ड पर और राज्य सरकार पर, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आक्रोश है। दूसरी बात, हर एक जो OMR शीट होती है, जैसे ही परीक्षा समाप्त होती है उसके बाद उसकी स्कैनिंग होती है, उसकी सॉफ्ट कॉपी हमारे पास रखी होती है, और वो सॉफ्ट कॉपी बिल्कुल सेफ तौर पर रखी होती है। और सारी परीक्षाएं जो कि हुई हैं 2014 के बाद, जब भी बोर्ड बना उसके बाद में, सभी OMR शीट्स की सॉफ्ट कॉपी वो बोर्ड के कार्यालय में होती है और सेफ तौर पर रखी होती है। तो आप यदि OMR शीट को डिस्ट्रॉय भी कर दें तो भी वो सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल होती है। यस, सॉफ्ट कॉपी को आप मॉर्फ कर सकते हैं, मगर जैसे ही आप उसकी FSL जांच करेंगे, FSL जांच करने के बाद पता पड़ जाएगा कि मॉर्फ है कि वो सही कॉपी है। तीसरी बात, जहाँ तक डिस्ट्रॉय करने का सवाल है, इट इज़ नॉट डिस्ट्रक्शन बट इट इज़ रिकॉर्ड मैनेजमेंट। रिकॉर्ड मैनेजमेंट करना आवश्यक होता है क्योंकि स्पेस की क्रंच हर जगह हर ऑफिस में होता है, और चूँकि यहाँ पर जो नियम था 2002 साल का बना हुआ था, हालांकि पहले किसी ने इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया था या इसको मतलब उन्होंने स्पेस मैनेजमेंट पे तो ध्यान दिया नहीं था, मगर हमने लगा कि चूँकि अभी हमारे परीक्षाएँ बहुत बढ़ चुकी हैं, अभी आप देखेंगे कि हमने जो परीक्षाएँ कराई हैं पिछले 2 सालों में, वो परीक्षाएँ लगभग वही नंबर है जो कि पिछले 10 सालों में हुआ है। यानी 2015 से लेकर 2023 तक जो परीक्षाएँ कराई गई हैं, लगभग उससे ज़्यादा परीक्षाएँ हम करा चुके हैं पिछले 2 सालों में। तो OMR शीट्स रिकॉर्ड्स बढ़ते जा रहे हैं, उनको रखने की एक हमारी क्षमता होती लिमिटेड होती है, तो उसको मैनेज करना पड़ता है। हम चाहते हैं जो करंट रिकॉर्ड्स हैं वो साफ तौर पर मैनेज हो पाएँ और उनका उसमें कोई नुकसान नहीं हो पाए। इसी वजह से पुराने रिकॉर्ड्स को फिर आपको मैनेज करना पड़ता है। और चूँकि नियम बना हुआ है कि अटेंडेंस शीट का कितना टाइम लाइफ, कितना OMR शीट की लाइफ है, कितना फॉर्म्स की लाइफ है, उसके तो एक SOP बनी है, उसके अनुसार ही कार्रवाई की जा रही है। और जब भी कार्रवाई कर भी रहे तो ये ध्यान रखा जा रहा है कि किसी चीज़ की आवश्यकता पड़े तो उसको क्या करना पड़ेगा। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? उनकी आवश्यकता पड़ेगी जो कि बच्चे चयनित हैं, या जिन बच्चों का कोई कोर्ट केस चला हुआ है, या जिस पर कोई इन्वेस्टिगेशन या जाँच चल रही है, जिस पर कोई शिकायत है, तो उनको रखा जा रहा है। उसके अलावा बाकी सबको फिर देखा जा रहा है, वो भी एक फ़ेज़ तौर के अंदर और एक तरतीब से, एक बाकायदा लिखित पढ़त करने के बाद, लिखा जोखा करने के बाद, बिल्कुल विद ट्रांसपेरेंसी कार्रवाई की जा रही है। तो ये, और वो भी इसलिए की जा रही है ताकि स्पेस मैनेजमेंट हो सके। हो सकता है मैं तो एग्ज़ाम नहीं कराया तो उनको आवश्यकता नहीं पड़ती, इसी वजह से शायद पहले किसी ने सोचा नहीं होगा इसके बारे में। पर मुझे लगता है कि जो भी आपके पास रिकॉर्ड्स हो वो व्यवस्थित तौर पर होना चाहिए, और हमारा वही प्रयास है कि सारा रिकॉर्ड्स बहुत व्यवस्थित हो। और लास्ट जिस सबको बताया कि अब हमारा प्रयास है कि इन OMR शीट्स को पब्लिक किया जाए, सबके पब्लिक डोमेन में रखा जाए। तो अभी हमारा प्रयास है कि जो परीक्षा हमने कराई है अभी L1 L2 की टीचर्स की, उनकी सभी की OMR शीट को हम पब्लिक डोमेन में रखें। और इसके अलावा जो परीक्षा हमने कराई है पिछले 2 सालों में, इन सभी परीक्षाओं के जो चयनित कैंडिडेट्स हैं उन सभी की OMR शीट हम पब्लिक डोमेन में रखें। और उन पब्लिक डोमेन का मतलब है उस OMR शीट को हर कोई देख सके, ना सिर्फ वो बच्चा जिसने परीक्षा दी है, बल्कि हर कोई देख सके, डाउनलोड कर सके, उसको एनालाइज कर सके, मीडिया को शेयर कर सके, मीडिया खुद डाउनलोड कर सके, और उसके बाद में चाहे तो उसको कंपेयर कर सकें, उन कैंडिडेट्स का पता कर सके जो कैंडिडेट्स। और सबसे बड़ी बात, हमने पूरा रिजल्ट, जैसे चतुर्श्रेणी का पूरा रिजल्ट हमने विथ रोल नंबर, नेम, माता पिता का नाम, विथ मार्क्स ऑब्टेन्ड अप टू 4th डेसिमल, मेरिट में स्थान, नॉर्मलाइज मार्क्स, कैटेगरी, सब कुछ दिया हुआ है। अभी एक बिल्कुल खुली किताब की तरह से पूरा रिजल्ट है। यदि मीडिया चाहे, कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। जो कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं उससे बात कर सकते हैं, उनका कार्बन कॉपी ले सकते हैं, मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और फिर भी कोई त्रुटि इसमें होती है, हम उसको ठीक करने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। लेकिन आपके माध्यम से बताना चाहूँगा मैं सभी आपके दर्शकों को कि हमारा कोई भी ऐसी मंशा नहीं रही है। गलती हो सकती है लेकिन गलती की मंशा कभी भी नहीं रही है, और गलतियों को सुधारी जा सकती है, लेकिन मंशा होगी तो फिर तो हमारे खिलाफ कुछ भी एक्शन लिया जा सकता है। जी, वहीं सर 4th ग्रेड को लेके काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स, पर्सनल मैसेजेस हमें मिल रहे हैं कि 5 ऑप्शन होते हैं, ABCD, और फिर एक लास्ट ऑप्शन E बचता है। तो बच्चों को प्रेशराइज करके टाइम से पहले E ऑप्शन फिल करवाया गया है।
ऐसा क्यों किया गया? दूसरी बात ये कि कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि 10 से 15 हज़ार अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी जगह डमी कैंडिडेट बैठा है, तो उस पर आपकी कितनी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि आपने भी अपने ओर से अपने स्तर पे ऑडिट चालू किया है कि क्या इन्वेस्टिगेशन उस पर है? क्या आप वो शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? पिछले 2 सालों में हमने लगभग 145 परीक्षाएं कराई हैं और सिवाय 1-2 प्रकरण के, 1 या 2 प्रकरण के, हमारे को कोई भी खबर इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है कि कोई डमी कैंडिडेट बैठे हैं। यस, पहले बैठते थे, लेकिन जब से हमने परीक्षाएं कराई हैं, डमी कैंडिडेट्स की जो एक आपने बात बोली 10 से 15 हज़ार बच्चे, 10-15 हज़ार बच्चे नहीं, 10-15 बच्चे भी आप नाम हमें बता दें कि डमी कैंडिडेट्स हैं या यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो हम उसका फिर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं कि 10-15 हज़ार बच्चे डमी कैंडिडेट बैठ के और बैठ भी नहीं सकते। उसका कारण ये है, चतुर्थ श्रेणी के अंदर भी जो हमने परीक्षा कराई थी 19 से 21 सितंबर को, सभी का बायोमेट्रिक्स हुआ था, फेस स्कैन हुआ था, तो संभावना कैसे फिर बैठ सकते हैं डमी कैंडिडेट्स नहीं बैठ सकते। तो इसलिए आप ये जो बात बता रही हैं, शायद ये इन्फॉर्मेशन ये गलत है और ये अपने मनगढ़ंत कहानी लोग बताना चाह रहे हैं कि डमी कैंडिडेट बैठ सकते हैं। हाँ, लोगों ने ये बात ज़रूर कही है कि हमको कुछ जगह से मुझे सूचना मिली है कि उनको अपनी क्वेश्चन बुकलेट या ओमार शीट को उन्होंने जल्दी दे दिया, लेकिन हमारे इंस्ट्रक्शन बहुत साफ़ हैं, हमारे बहुत ही लिखित में इंस्ट्रक्शन है सभी सेंटर्स को भी और कैंडिडेट्स को भी इसके बारे में पता है कि हम परीक्षा समाप्त होने के बाद में 10 मिनट का टाइम देते हैं, जिसमें कैंडिडेट्स अपने ओमार शीट को जांच कर सकते हैं कि उन्होंने कोई ऑप्शन भरा है कि नहीं भरा है या ई ऑप्शन भरा है कि नहीं भरा है, तो फिर वो ई ऑप्शन को भरने के लिए वक्त देते थे। और ये मुझे लगता है कि हर जगह पर इसको सब पालन करते हैं। किसी जगह हो सकता है कि किसी वजह से ऐसा नहीं हो पाया हो, तो उसकी हमको सूचना मिली कि तुम उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। बिल्कुल। वहीं सर, आपको पता ही है डिजी लॉकर है जो, उसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है इन टर्म्स ऑफ जब आपको फॉर्म फिल करना है, लेकिन पर्सनली भी और सोशल मीडिया साइट्स पे भी काफ़ी ज़्यादा बच्चों की परेशानी है कि मार्क्स वेटेज को लेके, परसेंटेज को लेके काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। कुछ बोर्ड्स ऐसे हैं जो अवेलेबल ही नहीं है डिजी लॉकर पे, जिससे कि परेशानी हो रही है अभ्यर्थियों को फॉर्म फिल करने में या फिर बाद में उसको चेंज करवाने में। तो उसको लेके आपने हाल ही में कुछ ट्वीट्स किए थे, लेकिन एक स्पष्टीकरण आप हमारे माध्यम से दे सकते हैं कि क्या उसमें कोई सुधार लाने का प्रयास आप लोग कर रहे हैं, कोई एडवांसमेंट या कोई एआई टूल उसमें इंक्लूड कर रहे हैं? देखिए, ये जो प्रक्रिया बता रहे हैं आप, ये है वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाली प्रक्रिया, जिसमें बच्चे फॉर्म भर रहे हैं तो उनको OTR पे लिया जा रहा है और फिर उनको बोला जा रहा है कि आप अपने डिटेल्स भरें और अपने आप सर्टिफिकेट्स अपलोड करें या डिजी लॉकर से फैच करें। तो ये प्रक्रिया हमने शुरू की पिछले 4-5 फॉर्म्स से और ये रिक्रूटमेंट पोर्टल के द्वारा की जा रही है और ये कैंडिडेट्स की बेहतरी के लिए की जा रही है ताकि कोई भी फर्जीवाड़ा ना हो सके, कैंडिडेट्स फर्जी डिग्री, फर्जी सर्टिफिकेट बाद में प्रोड्यूस ना करें। इसलिए पहले से ही उनको हम ये पाबंद कर रहे हैं कि वो अपने डिग्रीज़ को अपलोड करें और कमिट करें हमको कि ये हमारे डिग्रीज़ हैं, और ताकि आगे चलकर भी जांच की जा सके। अब इसके चलते चूँकि ये प्रक्रिया नई है तो थोड़ी बहुत टेक्निकल ग्लिचेस इसमें आए हैं और ख़ासकर कुछ कैंडिडेट्स को ये परेशानी उठानी पड़ी है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमने इसके लिए एक हेल्प डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, उसमें एक हेल्प डॉक्यूमेंट है। मैं चाहूँगा कि सभी कैंडिडेट्स उसको पढ़ें, उसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम्स को सॉल्व उनकी हो जाएंगी। इसके अलावा यदि कोई डॉक्यूमेंट आप फैच नहीं कर पाते डिजी लॉकर से, तो आप उस डॉक्यूमेंट को खुद अपलोड कर सकते हो डायरेक्टली। कोई ज़रूरी नहीं कि हर डॉक्यूमेंट आप फैच कर सको। वैसे भी डिजी लॉकर पर बहुत ही लिमिटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको फैच किया जा सकता है। बाकी सभी डॉक्यूमेंट्स को हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे अपलोड करेंगे। तीसरी बात, उसको एडिट करने के लिए, तो उसके एडिट करने की एक सूचना या सुविधा हमने दी है। हमने रिक्वेस्ट किया था रिक्रूटमेंट पोर्टल से, उन्होंने इसकी सुविधा दी है और जैसे हमको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हमको परेशानियाँ मिल रही हैं, उसको हम शेयर कर रहे हैं रिक्रूटमेंट पोर्टल से और प्रयास कर रहे हैं कि वो सॉल्व हो सके। और अभी भी हमारा प्रयास जारी है जितना हो सके सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके, ताकि कोई आगे दिक्कत नहीं हो। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी बची हुई प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी। ओके सर, अब कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो हाल ही में हुए हैं लेकिन उनके रिजल्ट डिले हो रहे हैं, जिसको लेकर भी क्वेरी है। रीट मेन, लाइब्रेरियन और NHM स्टाफ नर्स जैसे रिज़ल्ट हैं जो डिले हैं, जिनको लेके वही अभ्यर्थियों में थोड़ा गुस्सा है कि रिज़ल्ट इतना डिले क्यों हो रहा है। हालांकि फरवरी तक का उसमें डेट आ रहा है, लेकिन डिले प्रोसीजर के पीछे का क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, रीट मेंस तो परीक्षा भी हुई है, L1 L2 की परीक्षा तो अभी जनवरी के महीने में ही हुई है, 17 से 20 जनवरी को जी। तो जो परीक्षा भी हुई है तो उसमें टाइम लगेगा, अभी तो बहुत टाइम लगेगा। 7 परीक्षाएं हैं। जहाँ तक सवाल है उसका NHM की जो परीक्षा, NHM की जो स्टाफ नर्स की परीक्षा का रिजल्ट है, तो उसमें चूँकि 2 अलग अलग विभागों की परीक्षा थी, राजमेश की और NHM की,
और जब भी दो विभागों की परीक्षा होती है या भर्ती होती है तो उसमें आमतौर पर दिक्कत होती है प्रोविजनल केसेस की, क्योंकि उसके बाद यदि हम उनको भर्ती को क्लियर कर दें, रिजल्ट निकाल दें, तो फिर वो रीशफल करने की नौबत आ जाती है, जिसको हम अवॉइड करना चाहते हैं। इसी वजह से हम प्रयास कर रहे हैं कि सारी जो प्रोविजनल केसेज हैं वो क्लियर हो जाएँ, उसके बाद ही उनका रिजल्ट निकालें। तो हम विभागों से टच में हैं, ये राजमेश से हम टच में हैं, और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही उसका कोई निस्तारण हो पाएगा और उसका रिजल्ट निकाल पाएंगे। जहाँ तक लाइब्रेरियन परीक्षा का सवाल है, उसके अंदर कुछ एक जांच बची हुई है विभाग के द्वारा। जैसे ही जांच पूरी हो जाती है और जो कुछ कैंडिडेट्स को उसमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, चूँकि वो किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं कि जो कि रिकॉग्निशन नहीं हो रखा है जिसको, उस हालात के अंदर फिर उन कैंडिडेट्स को निकाला जाएगा लिस्ट में से और फिर रिजल्ट निकाला जाएगा। तो ये 3 का है। एक जेल प्रहरी परीक्षा है, उसका रिजल्ट हम आज निकालने का प्रयास कर रहे हैं, शाम तक उसका रिजल्ट निकलना चाहिए। बिल्कुल। और सर एक एनटीटी भर्ती 2018 में पहले से कार्यरत पूर्व प्राथमिक शिक्षकों ने विभाग के मना करने के बाद भी भर्ती में आवेदन किया, जिनमें करीब 68 अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है, लेकिन विभाग ने एनओसी के अभाव में आकर उनको नियुक्ति नहीं दी है। इस कारण से बोर्ड द्वारा 68 पद रिजर्व रखे गए हैं। विभाग एनओसी नहीं देना चाहता तो इन पदों पर जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन हो चुके हैं उनको नियुक्ति प्रदान करे। और ये कुछ क्वेश्चंस और हैं जिस पर आप इसको आपने जैसे बताया, मुझे मालूम है इसके बारे में, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि कैसे किया जा सकता है। क्या वो जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो गए हैं? यदि रिजॉल्व हो गए हैं और वो लोग अभी भी उनको अपात्र कर दिया गया है तो फिर दिया जा सकता है। यदि उनको अपात्र नहीं किया गया तो उनको नहीं दिया जा सकता है। बिल्कुल। अब हम थोड़ा पॉलिटिकल सिनेरियो को अंडरस्टैंड करने की और आपसे कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने की और शुरू करते हैं कि ये भी चीज़ एक सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चल रही है कि आपका ज्वाइनिंग इलेक्शन से कुछ समय पहले हुआ, अभी हाल ही में 2018 का घोटाला सामने आया और लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि हाल ही के जो कार्यरत लोग हैं वो पूर्ववर्ती सरकार के काले कांड उजागर कर रहे हैं और वर्तमान जो सरकार कुछ ऐसा कर रही है उसको उजागर करने के लिए ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, उसे ढकने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई आपको लगती है और क्या ये आरोप सच्चे हैं या झूठे हैं? बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछा आपने कि हम प्रयास क्या कर रहे हैं और उजागर करना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो अपना काम कर रहे हैं और हम सरकारी लोग हैं, सरकारी काम कर रहे हैं और सबको नज़र आता है कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। 2 साल हो गए, बहुत सारी परीक्षाएं हमने कराई हैं, सभी को नज़र आ रहा है, साफ तरीके से परीक्षाएं कराई हैं, कोई भी बिना किसी रुकावट के परीक्षाएं हुई हैं। तो बाकी कुछ भी कोई समझे उसका मैं ज़्यादा कुछ उस पर मुझे असर नहीं पड़ता और हमारा ऐसा कोई प्रयास नहीं कि किसी को उजागर करना है, किसी को छुपाना है। बिल्कुल। और फिर हम बात करें हनुमान बनीवाल की, तो वो भी इस मुद्दे को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। उनकी पार्टी के कुछ जो छात्र नेता कहें वो लोग भी ओएमआर शीट का और चतुर्श्रेणी का घोटाला लेकर काफ़ी ज़्यादा धरना प्रदर्शन भी हाल ही में हुआ था, कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, तो वो भी इसके लिए काफ़ी ज़्यादा विपक्षी रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो उस पर आपका क्या एनालिटिकल एक जवाब मिलेगा मुझे? एक्चुअली मेरा कोई भी कमेंट नहीं मिलेगा क्योंकि पॉलिटिक्स के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है और कोई क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, मेरे को उसका बहुत ज़्यादा पता भी नहीं है। और हर एक अपन प्रजातंत्र में हर एक को अपना अधिकार है बोलने का, तो मुझे लगता है कि इसके बारे में जो लोग जानते होंगे इसके बारे में ज़्यादा, वो लोग उसका जवाब दे पाएंगे। मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। बिल्कुल। और एक लास्ट क्वेश्चन सर, कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इतना ज़्यादा टारगेट करने की कोशिश कर रही है ऑडियंस भी, अभ्यर्थी भी, पॉलिटिकल सिनेरियो से कुछ पॉलिटिशियंस भी, आपके कार्यकाल को टारगेट करना, डेट्स को टारगेट करना कि इलेक्शन से कुछ समय पहले आपकी ज्वाइनिंग हुई, किसने आपकी ज्वाइनिंग कराई, आपको क्यों चूज़ किया गया, ये सारे बहुत क्वेश्चंस हैं जो मन में हमारे अभ्यर्थियों के, ऑडियंस के और आई थिंक आपके मन में भी चलते होंगे कि वाई मी, क्योंकि सबके मन में ये आता है कि वाई मी। अब वो पॉजिटिव सिनेरियो हो, नेगेटिव हो, और आपकी साइड तो नेगेटिव दिखाई दे रहा है क्योंकि भर के टारगेट किया जा रहा है। ट्विटर पर जब देखती हूँ आलोक राज को टैग करके जो भड़ास निकाल रहे हैं अभ्यर्थी, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है, आपको क्यों चूज़ कर रहे हैं इस नेगेटिव साइड में? नहीं, मुझे नहीं लगता कि लोग मुझे कोई चूज़ कर रहे हैं या भड़ास निकाल रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। ये आप यदि खास देखेंगे तो लगेगा कुछ लोग ऐसा कर रहे होंगे और वो बहुत ही गिने चुने लोग होंगे जो कैसा कर रहे होंगे, लेकिन ऐसे लाखों बच्चे हैं जो कि हमको सपोर्ट कर रहे हैं और जो समझते हैं कि हम, क्योंकि बोलने से फ़र्क कुछ नहीं पड़ता है। फाइनली व्हाट मैटर्स इज़ व्हाट इज़ द एक्शन, व्हाट इज़ द आउटकम। तो इतनी सारी परीक्षाएं करा चुके हैं, इतनी सारी भर्तियां करा चुके हैं, तो सबको दिखता है वो। और सभी बच्चे आके बोलते हैं कि उनकी बहुत ही साफ़ सुथरी परीक्षाएँ हुई हैं। जो बच्चे सालों सालों से तैयारी करते थे उनका पहले सिलेक्शन नहीं होता था, उनका सिलेक्शन हो रहा है। PH कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो रहा है जो कि वास्तव में PH है।
तो मुझे लगता है कि ऐसे लाखों बच्चे हैं जो कि बोलते नहीं हैं, लिखते नहीं हैं, लेकिन वो काफ़ी खुश हैं इस बात से। और सोशल मीडिया का ज़माना है, अपन प्रजातंत्र में है, हर एक को किसी कुछ बोलने की आदत आ जाती है। तो मुझे लगता है कि कुछ लोग अपना जो मन में बात बोल देते हैं, और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि हर एक आदमी को अपने एक पॉलिटिकल स्पेस चाहिए और उसको एक अपनी एक आइडेंटिटी चाहिए। तो आइडेंटिटी वो शायद कुछ नेगेटिव कमेंट्स देने से आती हो, ऐसा मुझे लगता है। तो शायद इस वजह से वो बोलेंगे, तो शायद लोग उनको देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे और उनके साथ आइडेंटिफाई करेंगे। तो शायद मुझे लगता है ज़्यादा खुद की पॉपुलैरिटी के लोग ऐसे कमेंट करते होंगे। मुझे लगता नहीं कि वो मेरे खिलाफ एज सच उनके खिलाफ कुछ बोलना चाहते होंगे। यदि आपको कुछ अपने आपको राजनीति चमकानी है या आपको नॉलेज में आना है पब्लिक के, तो जब तक आप आप मसालेदार चीज़ नहीं बोलोगे, आपको कौन देखेगा, कौन पूछेगा, कौन बात करेगा। तो हो सकता है, मैं नहीं कह रहा कि ऐसा ही होगा हमेशा, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग इस वजह से बोलना चाहते हो मेरे खिलाफ। बाकी मैं समझता हूँ कि 99% लोग हमको सपोर्ट करते हैं और हमारी बात समझते हैं और उनको विश्वास है कि हम जो भी काम करेंगे सच्चे तरीके से करेंगे। तो मुझे लगता नहीं कि जो आपने एक सिनेरियो पेंट किया वो कम्प्लीटली सही है। ओके, नो इशू सर। बाकी आपने बोला कि 99% आपके साथ हैं, तो शायद 1% में से कुछ लोग हैं। जो मेरा प्रश्न आपके भी हाल ही के आंसर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि भूल गई थी थोड़ा सा। हाल ही का मामला है, 16 जनवरी को चतुर्श्रेणी का रिजल्ट आया और कट ऑफ को लेके बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखा अभ्यर्थियों में। और उनका कहना है, जैसे आपने कहा कि कुछ लोग काफ़ी समय से प्रयास कर रहे थे लेकिन सिलेक्शन नहीं हो रहा था, उनका अब सिलेक्शन हुआ। तो अभ्यर्थियों के वीडियोज़ देखे मैंने कुछ, और एनालाइज करने के बाद समझ आया कि अधिकतरों की एक ही कंप्लेंट है कि जो बच्चे काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं उनको भी, और एक ये बात कि चतुर्श्रेणी का एग्ज़ाम को क्या आप यूपीएससी लेवल समझ रहे हैं जो इतना हाई कट ऑफ निकल रहा है, क्योंकि जो बच्चे काफ़ी समय से तैयारी कर रहे थे वो एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाए, लेकिन जो बच्चे इतना रीसेंट आए और शायद इतना उनके नज़र में है कि वो इतना अच्छे से नहीं पढ़ रहे थे, उनको एग्ज़ाम क्लियर हो गया। तो क्या इसमें भी कोई ऐसी घोटाले वाली बात है जो आपकी नज़र में आई हो और आप उस पर थोड़ा सा सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, थोड़ा कॉन्फिडेंशियल हो, अभी आप डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे? नहीं, मैं पहली बात तो कोई भी सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा। चतुर्श्रेणी परीक्षा की बहुत ही नॉर्मल परीक्षा थी। इसमें 10वीं क्लास की क्वालिफ़िकेशन थी, लेकिन इसमें सिर्फ 20% बच्चे ऐसे थे जो कि 10वीं क्लास की क्वालिफ़िकेशन वाले थे। 80% बच्चे ओवर क्वालिफाइड थे, यानी कि उन्होंने सीनियर सेकेंडरी किया हुआ था, ग्रेजुएशन किया हुआ था, बीएड, बीटेक, एमबीए, हर तरह के लोग इसमें बैठे थे। तो इसकी वजह से जब परीक्षा बहुत आसान होती है। दूसरी बात, जो लेवल परीक्षा का पेपर का हाई था, मुझे लगता है कि परीक्षा का पेपर बिल्कुल एक जो सिलेबस में दिया उसके हिसाब से था। जो उनको ऑब्जेक्शन मिले उसमें किसी में भी ऐसा नहीं था कि ये परीक्षा का जो प्रश्न है वो आउट ऑफ सिलेबस है। तो यदि वो लेवल हाई होता, यूपीएससी वाला होता, तो फिर बच्चे कोई कंप्लेंट करते। तो ऐसी कोई कंप्लेंट भी नहीं थी। हमने बहुत ही ध्यानपूर्वक ये परीक्षा का सिलेबस और सिलेबस से पेपर बनवाया था। तो पेपर का सिलेबस बहुत नॉर्मल था, मॉडरेट लेवल का था, नॉट सिलेबस दी परीक्षा पत्र। अगली बात, बच्चों का इसकी लेवल जो कट ऑफ है वो हाई गई है और उसके कई कारण हैं। मैं पहले भी कई बार मीडिया में बता चुका हूँ कि जो उसके मुख्य कारण है, जैसे मैंने बताया, तो ओवर क्वालिफाइड बच्चे, सिर्फ 20% बच्चे 10वीं क्लास पास और बाकी 80% बच्चे ओवर क्वालिफाइड। तो नेचुरली उनके लिए पेपर थोड़ा आसान लगेगा क्योंकि वो ज़्यादा क्वालिफाइड है। दूसरी बात, वो हर बच्चा जो कि चाहे आरएस दे रहा था, चाहे वो वीडियो दे रहा था, पटवारी दे रहा था या दूसरे बड़े एग्जाम दे रहा था, टीचर्स लेवल के एग्जाम दे रहा था, वो भी इस परीक्षा में बैठा है और नेचुरली जब वो बड़ी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है तो वो ज़्यादा अच्छा करेगा, उसके अच्छे मार्क्स आएंगे। तीसरी बात, पेपर का जो लेवल था बहुत ही नॉर्मल था, मीडियम लेवल था, तो बच्चे आसानी से उसमें स्कोर कर सकते हैं। चौथी बात, हमने लगातार परीक्षा कराई है पिछले 2 सालों के अंदर। हमने लगातार 145 परीक्षा में करा चुके हैं। तो जो कैंडिडेट्स हैं, लाखों कैंडिडेट्स को एक है ना प्रैक्टिस हो रखी है एग्ज़ाम देने की, पढ़ने की। और आप कितने क्वेश्चन बदली कर लोगे किसी पेपर के अंदर? वही हिस्ट्री के वही क्वेश्चंस हैं, वही ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं। तो मुझे लगता है कई बार क्वेश्चंस बहुत प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं और उसके वजह से बच्चे तैयारी कर पाते हैं और अच्छे से स्कोरिंग कर पाते हैं। चौथी बात, कोचिंग का लेवल बढ़ गया है, बच्चों का अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ गया है। बच्चे अभी उनके पास मटेरियल जो स्टडी का है काफ़ी मिल गया है और काफ़ी मटेरियल सोशल मीडिया पर उपलब्ध होता है। बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेज लोग करा रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है बच्चों का बहुत हाई है। तीसरी बात या छठी बात, इस परीक्षा के अंदर 21 लाख से ऊपर बच्चे परीक्षा में बैठे थे।
जब इतनी संख्या में बच्चे बैठेंगे तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारे बच्चे बहुत ही सीरियस वाले होंगे जिनका स्कोर बहुत हाई होगा। तो मुझे लगता है सब बातों का मिला जुला मिश्रण था कि जो परीक्षा के अंदर स्कोर गया वो काफ़ी हाई चला गया। और मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ये जो स्कोर हाई गया इसका मतलब ये नहीं कि ये बाहर से बच्चे आ गए, ये सब बच्चे वही हैं। हमने इन पूरे बच्चों का रिज़ल्ट, हर बच्चे का रिज़ल्ट हमने जारी किया है। 21 लाख बच्चों का रिज़ल्ट हमने 39,000 पेजेस का 2 PDF बना के हमने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। अब हर बच्चे को मालूम है कि मेरिट में कौन पहले स्थान पर है, कौन सा आखिरी स्थान पर है। बच्चे का नाम, रोल नंबर, माता पिता का नाम, उसकी कैटेगरी, सब कैटेगरी, उसके मार्क्स जिसने ऑब्टेन किए परीक्षा में 4थे डेसिमल तक, उसके नॉर्मलाइज मार्क्स जो कि 4थे डेसिमल तक, और पोजीशन, ये सब हर बच्चे को 21 लाख बच्चों की मालूम है। तो मुझे उम्मीद है कि यदि 10-15 हज़ार बच्चे इसमें डमी बैठे हैं, या इसके अंदर कोई फर्जीवाड़ा हुआ है, या इसमें उमर शीट बदली हुई है, कई बच्चों ने बोला इसमें 15-20 हज़ार उमर शीट बदली कर दी है, तो मुझे लगता है कि आप 5-6 नाम तो ढूंढ के बता सकोगे पूरी लिस्ट में से, टॉप में से, कि सभी ये टॉप बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। इनमें से ये 5 बच्चे हैं इनको फर्जी लगते हैं, उनकी जांच हो सकती है। और अभी हम बहुत ही जल्दी प्रयास कर रहे हैं कि इन सब बच्चों के जो टॉप 1 लाख के ऊपर बच्चे हैं, इन सब की उमर शीट को हम पब्लिक डोमेन में डाल दें ताकि लोग उनको भी देख सकें। फिर आप उसकी उमर शीट को देखकर, उसका पोजीशन देखकर आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, जांच कर सकते हो, मीडिया को दे सकते हो। मीडिया उन बच्चों को बुला सकती है, उनके कार्बन कॉपी को देख सकती है। यदि आपको शक हो आप उसकी रिपोर्ट कर सकते हो, SOG को बता सकते हो, पुलिस को बता सकते हो, हमको बता सकते हो, तो फिर हम उसकी जांच करा सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक शक करना या सोचना ऐसा हुआ होगा, कहाँ तक जायज़ है मुझे मालूम नहीं है। बिल्कुल। तो आई थिंक बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो शायद आपके मन में थे और उनके आंसर बखूबी सर ने दिए हैं। बाकी अब आपकी क्या राय है इस पर बताएगा कमेंट में। पसंद आया हुई वीडियो तो इसे लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद। मैं अंकिता सोनी, कैमरामैन फैसल के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।